चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन जो किया गया है इसमें, वो अगर हम कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं तो x प्लस वाई का पावर जो n रहता है, तो उसमें जो टर्म्स होते हैं, जैसे टर्म्स ऐसे गिना जाता है प्लस के पहले और प्लस के बाद ऐसे, तो एक टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, तीन टर्म हुआ। तो अगर x प्लस वाई का पावर n रहेगा ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या जो पावर रहता है उससे एक ज़्यादा होता है, n प्लस वन। क्यों ज़्यादा होता है इसका ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से कर सकते हो। इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। आप सोचो कि NC1 से शुरू हुए हो, NC2 लिख रहे हो, अगला NC3, NC4, NC5 करके NCn तक। तो अगर आप ये सोचो कि 1 से लेके 2, 3, 4 ऐसे लगातार लिखते जा रहे हो, n तक लिखते जा रहे हो, तो इतना तक में तो n गो टर्म्स हो गया होगा, क्योंकि अगर 4 तक लिखे हो तो 4 टर्म हुआ है, 3 तक लिखे हो तो 1, 2, 3 गो टर्म हुआ है। लेकिन इसमें आपने क्या किया है, 0 से स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए इसमें n प्लस 1 टर्म होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितना पावर होता है, इंडेक्स होता है, उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि NCR बराबर क्या फार्मूला आपको बताया गया है, NCn माइनस आर। NCR बराबर NCn माइनस आर, इसलिए NC0 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, NCn के। NC1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, NCn माइनस 1 के, एंड सो ऑन उसी तरह से। तो इसका मतलब यही होता है कि thus the coefficient of the terms equidistant from the beginning and the end in the binomial expansion are equal। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट किसे कहते हैं जानते हो आप? NC0 हो गया, NC1 हो गया, NC2 हो गया, NC3 हो गया, ये सारे बाइनोमियल के कोफिशिएंट माने जाते हैं। NC4 हो गया, NC5 हो गया, एंड सो ऑन, NCn हो गया, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट कहे जाते हैं। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो होगा, अगर शुरुआत से अगर आप तीसरा लिख रहे हो मान के चलो, और अंत से भी अगर आप तीसरा लिख रहे हो, तो वो दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको हमने इसे का प्रूफ भी दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देख लो, 10 पे देख लो कि मान लो तुम्हारा ये पावर 10 है, तो 10 0 लिखोगे, 10C 1 लिखोगे, 10C 2 लिखोगे, 10C 3 लिखोगे। अब लास्ट में लिखोगे तो अब लास्ट में 10C 10 लिखोगे, उसके पहले 10C 9 लिखोगे, उसके पहले 10C 8 लिखोगे, उसके पहले 10C 7 लिखोगे। तो ज़रा बताओ, तुम बताओ कि 10C 0 का वैल्यू क्या 10C इसके बराबर है कि नहीं है? 10C 10 के बराबर है ना? उसी तरह से 10C 1 का वैल्यू जो है आपका 10C 9 के बराबर है कि नहीं है? बताया गया आपको सारा प्रूफ कर करके, इसीलिए हम बोले कि वहाँ पे आप पहले वो क्लास को ज़्यादा अच्छे से देखो, NCR वाला जो बताए थे और फैक्टोरियल वाला जो बताए थे, दोनों पार्ट को। 10C 2 का वैल्यू फिर 10C 8 के बराबर होगा, इसीलिए बोला गया कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड। एंड से जितना दूरी आओगे, शुरुआत से उतना ही दूरी जाओगे, वो दोनों जगह के बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला गया, याद रखना, जो 10C 0 10C 1 होते हैं ये सारे बराबर होंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बताने वाले हैं तुम्हें मिडिल टर्म के बारे में। इस जनरल टर्म का मिडिल टर्म के बारे में हम बताने वाले हैं कि इसमें मिडिल टर्म क्या होगा। तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले तुमको छोटा सा एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, सबसे छोटे से एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ। अगर सोचो कि n का वैल्यू तुम्हारा इसमें इवन हो जाए, n का वैल्यू क्या हो जाए, इवन। समझना ध्यान से, ये वाला n का वैल्यू मान लो 10 हो गया, x प्लस वाई का पावर 10 हो गया। तो जरा बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 11। पक्की बात है? तो पक्की बात है, अगर 11 टर्म होंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो T1 मतलब आप क्या करोगे, T1 से लेके T2 करोगे,
T3 करोगे और उसके बाद बताओ T4 करोगे, फिर T5, T6, T7, T8, T9, T10 और T11। पक्की बात है कि 10 गो होगा तो 11 गो टर्म होगा। अब 11 गो टर्म होगा तो मिडिल टर्म के लिए अगर आपको करना होगा काम, तो मिडिल टर्म कौन हुआ? इधर से अगर 3 छोड़े मान के चलो तो इधर से भी 3 छोड़ो, फिर इधर से और 2 गो छोड़ो तो इधर से भी और 2 गो छोड़ दो, मतलब 5 गो उधर से छोड़ दो, 5 गो इधर से छोड़ दो, तो बीच वाला कौन हुआ? T6 हुआ। बोलो। तो इसी ऑब्जर्वेशन से ये सोचो कि अगर हमको n बराबर इवन मिल जाए देन मिडिल टर्म क्या होगा? 1 ठो होगा कि 2 ठो? 1 ठो होगा कि 2 ठो? 1 ठो होगा, क्योंकि n इवन हो जाने से नंबर ऑफ टर्म्स खुद ऑड हो गया, n+1 हो गया। और ऑड अगर हो गया 10 अगर है तो 11 गो टर्म हो गया, तो 11 गो टर्म हो गया तो निश्चित रूप से आधी आधी बातें छूट जाएगी। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म कौन सा होगा बताओ? n/2 + 1th टर्म। n/2 + 1th टर्म, जैसे यहाँ पे हुआ है n का वैल्यू तुम्हारा 10 हुआ है, तो आप क्या करो कि 10/2 कर लो, सबसे पहले आधी हो गई और उसमें 1 जोड़ लो। ये वाला टर्म तुम्हारा मिडिल टर्म है। आप कहोगे ये कैसे सर? तो हम कहेंगे 10/2 करोगे कितना आएगा? 5। 5 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 6। यानी कि 6th टर्म तुम्हारा क्या था? इसका 6th टर्म क्या था तुम्हारा? याद आया? 6th टर्म मिडिल टर्म था। बोलो। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर पावर इवन रहे तो सबसे पहले आप n/2 कर लो, सीधा क्या होगा कि 10 का आधा 5 हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि 5 इधर छोड़ने वाला होगा, 5 उधर छोड़ने वाला होगा, तो एक और टर्म आगे बढ़ना होगा आपको। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 आ चुका है, तो 5वां टर्म थोड़ी मिडिल टर्म है, 6वां टर्म है, तो n/2 करके बाद 1 जोड़ना पड़ेगा। माने पहले /2 कर लो फिर 1 जोड़ो। कुछ लोग ये भी कर देते हैं, 10 + 1/2 कर देते हैं, ये गलती हो जाएगा। पहले आपको 10/2 करना है अब फिर +1 करना है, इसीलिए यहाँ पे कंपेरेबल में प्लस लगाया गया है। बात समझ में आई? यस सर। और इसको आप समझिएगा कि ये कभी भी लिखा रहता है 5th टर्म, AP में भी पढ़ोगे आप 5th टर्म तो आप इसको T5 लिखते हो। अगर 6th टर्म लिखा रहता है तो आप इसे T6 लिखते हो। 7th टर्म लिखा हुआ है आपका तो आप क्या लिखते हो? T लिख देते हो टर्म के लिए, और 7th के लिए T7 लिखते हो। तो इसका मतलब अगर हम पूछें तो क्या होगा? T का लोअर सफिक्स में ये जाएगा। समझ रहे बात को ना? 5th टर्म T5, 6th टर्म T6, 7th टर्म T7, तो ये वाला टर्म TH लिखा है यहाँ पे, तो ये वाला टर्म T के लोअर सफिक्स में जाएगा। दिक्कत तो तब आएगा ना जब n का वैल्यू ऑड हो जाए, क्योंकि जब ऑड होगा तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? इवन। अगर यहाँ पे हम n का वैल्यू 11 ले लें तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 होंगे ना अब तो। यस सर। और जब 12 गो टर्म्स होगा तो कहानी क्या हो जाएगी? 12 गो टर्म होगा तो 2 गो मिडिल टर्म होगा कि 1 ठो होगा? देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने आपके सामने क्या किया कि n का वैल्यू ऑड ले लिया। n का वैल्यू हमने क्या ले लिया? ऑड। तो जब n ऑड होगा तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ टर्म्स तो एक ज़्यादा होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होता है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत NC 0 से होनी है। तो NC 0 से लेके NC अगर 11 तक जाएगा तो अगर 1 से 11 तक गया तो 11 गो टर्म हो गया, और एक NC 0 के लिए 12 गो टर्म हो गया। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो गए
तो ज़रा सोच के देखो, नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर 12 हो गए तो ज़रा सोच के देखो, इधर मान लो तुम 4 को छोड़ दिए तो तुम्हें 4 को उधर भी छोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी 4 को तुमने मान ले छोड़ दिया, फिर अब और एगो छोड़े, और एगो छोड़ो, है ना, एगो और छोड़ दो। अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि T6 और T7 के बीच में तो टर्म है नहीं, तो ये T6 वाला टर्म और T7 वाला टर्म, यही ना दोनों टर्म तुम्हारा मिडिल टर्म हुआ। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? यस सर। अब जरा सोचो कि तब मिडिल टर्म को क्या लिखोगे। मिडिल टर्म तो 2 गो हो गए, तो लिखोगे देन देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स। देखो सबसे पहले ये सोचना इसमें कि n अगर ओड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, और इवन। अगर n ओड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा इवन, और फिर जब वो इवन हो जाएगा तब मिडिल टर्म सोचना है, क्योंकि यहाँ ऑड रहने से नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नहीं हो रहे हैं। n का वैल्यू ऑड होने से नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो रहे हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। और n का वैल्यू इवन होने से नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो रहे हैं। तो इसीलिए ये फार्मूला अगर आप रट लो तो बेहतर है, नहीं तो हमेशा दिमाग में प्रेफर करो कि अगर इवन आ गया है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ज़रा बताओ, तुम तो ये जान चुके हो ना कि 11 को टर्म था, तो 6वां टर्म और 7वां टर्म मिडिल टर्म है। तो ये ऐसे सोचो कि ये वाला जो टर्म है और या एंड, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, n+1/2th टर्म एंड n+1/2, और यहाँ पे प्लस लिखना कंपेरेबल में, यहाँ अब +1th टर्म, ये भी टर्म। अब कैसे हुआ ये देखो, n का वैल्यू अगर 11 था तो तुम यहाँ 11 रखोगे तो 11 और 1 12, और 12/2 6 आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही है? और जैसे 6वां टर्म हुआ तो एगो 7वां टर्म है, तो अगर एक 7वां टर्म है तो ज़रा देखो तो यहाँ पे ये 6 आ गया है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ये 6 आ गया तो एक जोड़ देंगे तो 7वां टर्म नहीं आ जाएगा? यस सर आ जाए। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि कभी कभी हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे n ओड है तो बच्चा क्या करता है कि डायरेक्ट n/2 कर देता है। भाई ऑड है तो क्या 2 से कट पाएगा वो? कोई भी ऑड नंबर 2 से कटेगा? नो सर। तो ऐसे भी सोचो कि अगर ऑड है तो कटेगा नहीं, तो हमको क्या करना होगा, एक जोड़ देते हैं पहले, उसे इवन बना लेते हैं, तो n+1/2 कर देते हैं, डायरेक्ट एक मिडिल टर्म मिलेगा हमें, 6वां पोजीशन वाला। अब उसमें एगो और टर्म बढ़ा दें तो हमको एक और 2 को मिडिल टर्म मिलता ही है, 7वां टर्म मिल जाएगा। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल के साथ उतार लेना। एग्जाम्पल के साथ उतारने के बाद सुनो ध्यान से, ये तो टर्म लिखा गया है ना, अगर हम t के लोअर सफिक्स में लिखना चाहें इसे तो क्या लिखेंगे, टर्म का t पकड़ेंगे और n+1/2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, n+1/2 एंड एक टर्म का t लिखेंगे यहाँ पे n+1/2 और +1। समझ रहे हो ना बात को? तो ये कहानी हो गई तुम्हारी मिडिल टर्म के बारे में, मिडिल टर्म का ऑब्जर्वेशंस। अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला हेडिंग है हमारा pth टर्म फ्रॉम द एंड इन x + y⁴n।